हाय एवरीवन, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कैलकुलस पे। यह इंडियन पॉलिटी सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से आपका कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी में दिया गया है आपका फेडरलिज्म, ऑप्शन सी में दिया गया है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी में दिया गया है जुडिशियल रिव्यू। क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखते हैं जो ऑप्शन ए है, हाँ ये हमको पता है कि एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। क्यों? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, सबसे बड़ा फीचर है। और फेडरलिज्म ऑप्शन बी में जो है, हाँ फेडरलिज्म भी है, प्लस कुछ फीचर्स ऐसा भी है जो कि दर्शाता क्या है, यूनिटरी। तो ये तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वासी फेडरल ये हो जाएगा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। ये भी है, फेडरलिज्म भी फीचर है प्लस यूनिटरी भी है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे क्वासी फेडरल। ये आपका फीचर है, ये भी फीचर है। और देखते हैं ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है आपका, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्या इंडिया का पार्लियामेंट सोवरेन है? नहीं, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर नहीं है। ये हाँ ये फीचर है, ये भी फीचर है, लेकिन ऑप्शन जो सी है ये फीचर नहीं है। क्यों? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोवरेन है, कॉन्स्टिट्यूशन वो सोवरेन है, सोवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट सोवरेनिटी होता है किसका होता है, यूके का होता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी आपका जुडिशियल रिव्यू। हाँ ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। और क्या क्या सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है एक, फेडरल सिस्टम विद इंटरबाइस ये चला गया, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चला गया, ब्लेंडिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी ये भी एक फीचर है, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी एक फीचर है, फंडामेंटल राइट ये भी एक फीचर है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत है फीचर्स। तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि है, ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंट। जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में जब बना था, तो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में सब क्या क्या थे, मतलब कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे, कितने शेड्यूल थे, और प्रीएम्बल है था कि नहीं उस टाइम, तो ये सब देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ऑप्शन बी में 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, ऑप्शन सी में प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ऑप्शन डी में ए प्रीएम्बल 465 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्या होगा आपका सही आंसर? उस टाइम क्या था कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो क्या था, सबसे वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट, तो ऑब्वियसली होंगे ही आर्टिकल ज़्यादा। कितने थे? ये प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, ये होगा आपका सही आंसर। ध्यान में रखिए, आपको लग रहा होगा कि प्रीएम्बल नहीं होता, लेकिन प्रीएम्बल था उस टाइम, ये ध्यान में रखिएगा। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में सिर्फ डिफरेंस ये कि इसमें प्रीएम्बल है और इसमें प्रीएम्बल नहीं है, तो आपका आंसर होगा प्रीएम्बल वाला। समझ गए? तो आपका हाँ जो ऑप्शन 4 है वो प्रेजेंट में, मतलब अभी के लिए प्रेजेंट में इतना सब है, ये प्रीएम्बल है और 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। हो गया क्लियर, कंफ्यूज नहीं होने का। चलते ये जो जब बना था कब, 1949 में, और ये कब, ये 2021 में। हो गया। कुछ भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी यूएसएसआर। इनमें से आपका कौन सा कंट्री से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है? देखिए जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे वो क्या किया ना, सब मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का हो गया, सब जिसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उस टाइम, तो उनको तो स्टडी किए, ऑब्जर्व किए, फिर क्या किया ने अपने के लिए खुद से बनाए, प्रिपेयर किए कॉन्स्टिट्यूशन।
और कुछ कुछ कंट्रीज है कुछ कुछ आइडिया लिए थे, तो ऐसे और खुद ऑब्जर्व किए और खुद से अपने से प्रिपेयर किए। तो देखिए जो यूएसएस है क्या प्रोविज़न लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार, और क्या लिया गया था, जुडिशियल रिव्यू। और ब्रिटेन से क्या लिया गया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया का क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है या फिर डुअल सिटीजनशिप है, बोलिए। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया का क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। किससे लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, ध्यान में रखिए। और यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, जो कि कौन देखता था, प्लानिंग कमीशन, इसको प्लानिंग कमीशन, इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। यूएसएसआर से क्या लिया गया था, आपका यूएसएसआर से क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज और क्या, 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना। किससे लिया गया था, यूएसएसआर से। यूएसएसआर होता क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, लिख देता हूँ, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो उस टाइम कौन कौन से कंट्री थे इसमें, रसिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस एंड इस्टोनिया। टोटल 15 कंट्रीज थे उस टाइम। ध्यान में रखिए कितना कंट्री थे पूछ सकता है, जो कि अभी नहीं है, अभी सब अलग अलग हो गया, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपको प्रोविज़न दे दिया हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, कौन सा कंट्री से लिया गया है, थोड़ा देख लीजिए। हाँ देखिए, यूके से क्या क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ एंड ऑफिस ऑफ कैग, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किससे लिया गया, यूके से लिया गया है। और जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया। ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखिए तीनों को। और भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, किससे लिया गया है, अमेंडमेंट जो प्रोविजन है किससे लिया गया है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये ज़्यादातर ये दो तीनों कंट्री है, ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, मैं आपको बाद में सब बता दूंगा डिटेल्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ फेडरेशन। इनमें से आपका कौन सा फेडरेशन का फीचर नहीं है। आपका ऑप्शन है डुअल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ पावर, ऑप्शन सी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है बाइकैमरलिज्म। जो फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन जो इंडिया का जो फीचर है, इंडिया का फीचर क्या है, फेडरेशन प्लस यूनिटरी। कुछ फेडरेशन का फीचर्स भी है और कुछ यूनिटरी फीचर्स के। जैसे फेडरेशन का फीचर क्या क्या सब है, डुअल गवर्नमेंट, और यूनिटरी फीचर्स क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, और हो गया आपका मोर पावर वेस्टेड इन सेंटर, सेंटर के पास ज़्यादा पावर रहता है। कुछ फीचर्स है, देखेंगे बाद में। आप ऑप्शन से देखिए, डुअल गवर्नमेंट, सेंटर एंड स्टेट, दोनों अलग अलग गवर्नमेंट है। डुअल गवर्नमेंट हो गया, ये गवर्नमेंट 1 गवर्नमेंट 2। तो इंडिया का तो ऐसे है ही, सेंटर का मतलब अलग गवर्नमेंट है। जैसे सेंटर के लिए कौन है, पीएम, स्टेट के लिए कौन है, सीएम, है कि नहीं। तो डुअल गवर्नमेंट हो गया, अलग अलग गवर्नमेंट। और ऑप्शन भी देखिए, डिवीजन ऑफ पावर, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंटर के पास सब पावर है, पावर को डिवाइड किया गया है। मतलब जैसे कि हो गया आपका सेंटर के पास कुछ पावर है, डिवाइड किया है, और कुछ स्टेट के पास भी है, और जो स्टेट के पास भी कुछ पावर है, और कुछ लोकल बॉडीज़ के पास भी कुछ पावर है। मतलब पावर को डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि सब एक ही के पास बेस्ट है, पूरा डिवाइड कर दिया गया है। सेंटर के पास पावर है, स्टेट के पास भी पावर कुछ मतलब डिवाइड कर दिया गया है। मतलब क्या होता है कि काम ईजी हो जाता है। तो इसीलिए जो इंडिया का फीचर क्या है, फेडरेशन जो फीचर्स है क्या क्या, डुअल गवर्नमेंट भी है,
और डिवीजन पावर भी है, तो इसीलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। जो ऑप्शन सी है आपका ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये हो जाएगा आपका, ये फीचर है ये आपका यूनिटरी सिस्टम का एक फीचर है जो कि ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। आपका होगा ऑप्शन सी होगा आपका नॉट ए फीचर ऑफ फेडरेशन। हाँ ऑप्शन डी जो है देखिए क्या है, ये बाइकैमरलिज्म, बाई मतलब क्या होता है दो, टू कैमरलिज्म क्या होता है हाउसेस, एक लोकसभा है और एक क्या है राज्यसभा है कि नहीं, तो ये भी एक फीचर है किसका, फेडरेशन का फीचर है। तो ये जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एंड ऑप्शन डी है, ये तीनों किसका फीचर है, फेडरेशन का। लेकिन इसमें पूछा क्या गया, नॉट ए फीचर, मतलब होगा आपका आंसर क्या, ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऑप्शन सी में यह होगा आपका सही आंसर हो गया। फेडरेशन का जो प्रोविजन किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जो इंडिया का फेडरेशन का जो सिस्टम है क्वासी फेडरल जो भी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू कनाडा मॉडल हो गया, कनाडा से लिया गया है, ध्यान में रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो चारों स्टेटमेंट दिया गया है इनमें से आपका कौन सा होगा सही। ऑप्शन ए में क्या है, इंडियन पार्लियामेंट इज अ सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन बी में क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और ऑप्शन सी में क्या है, इंडियन स्टेट हैज ए हेरिडेटरी हेड जो कि मोनार्की बोला जाता है उसे। ऑप्शन डी में क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। चार ऑप्शन है, इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में जो दिया गया इंडियन पार्लियामेंट इज ए सोवरेन बॉडी लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या ये सही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इंडियन जो पार्लियामेंट है ये सोवरेन नहीं है, ये सोवरेन बॉडी नहीं है, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन बॉडी है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्लियामेंट सोवरेन है। तो आपका ये हो जाएगा रॉन्ग, ये आपका नहीं होगा। एंड ऑप्शन बी जो है द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इसको बाद में देखेंगे। देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया गया, इंडियन स्टेट हैज ए हेरिडेटरी हेड और मोनार्की। जो मोनार्की होता है क्या होता है, वो हेरिडेटरी हेड होता है, मतलब कि वंशानुगत। इंडिया क्या होता है, रिपब्लिक हेड, रिपब्लिक मतलब कि हम इलेक्ट करते हैं उनको, ऐसा नहीं कि वंशानुगत वो मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो उनका बेटा या फिर बेटी आ जाएगी तो वो भी प्राइम मिनिस्टर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उनको मतलब इलेक्शन में जितना पड़ेगा इलेक्ट हो गया। तो इसीलिए इंडिया क्या होता है, रिपब्लिक हेड होता है, रिपब्लिक हेड होता है, मोनार्की नहीं होता है। हो गया, तो ये भी आपका हो जाएगा रॉन्ग और ऑप्शन ए भी आपका रॉन्ग था। देखते हैं ऑप्शन डी में क्या है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। नहीं, ये जो होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है ये किस में होता है, किसके पास होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है, जो कि यूएसए का है। सबका पावर अलग अलग होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन इंडिया क्या होता है, ये जो दोनों ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये दोनों के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। ये दोनों के बीच में मतलब ये जो करेगा इसके मतलब बिना कर नहीं पाएगा, ये जो करेगा इसके बिना कर नहीं पाएगा, मतलब दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑपरेशन भी होता है। तो ये होगा, ये भी हो गया आपका रॉन्ग, डी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है। हो गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल होता है ना, ये ब्रिटेन में एक जगह का नाम है, ब्रिटेन में एक जगह का नाम है, इसके नाम से ये नामित किया गया है। हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन है जो कि गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है। चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। सही आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कौन करता है, प्रेसिडेंट। ये एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हैं, पर देखिए जो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट। एंड अगर पूछा गया प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड
डिफेंड। अगर ये पूछा गया तो आपका होगा प्रेसिडेंट। अभी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस कौन है? वी रामना, रिसेंटली अपॉइंट किए 2021 में, ध्यान में रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। तो देखिए स्टेटमेंट आप 1 में दिया गया क्या? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है फिक्स सर्विस कंडीशन फॉर जजेस। स्टेटमेंट 3 में दिया गया ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इनमें से आपका ऑप्शन है ए ओनली, ऑप्शन बी है, ऑप्शन 2 है बी ओनली, ऑप्शन सी है ए एंड बी ओनली एंड ऑप्शन 4 है ऑल आर करेक्ट। क्या होगा आपका सही आंसर? देखिए जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ जजेस, जो जजेस का जो टेन्योर होता है, कितने साल रहेंगे, कितना एज तक रहेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फिक्स किया गया है, ये आपका सही है। और जो फिक्स सर्विस कंडीशन, मतलब सर्विस कंडीशन जो होता है इतने साल तक रहेंगे, मतलब रहेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब किसके साथ पंगा हो गया, जैसे कि एमएलए हो गया या फिर एमपी हो गया, पंगा हो गया तो बोले कि नहीं मैं आपको निकाल दूँगा, ऐसे नहीं हो सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करता है इनका कि इतना साल तक रहेंगे, कि इतना साल तक मतलब उनका टेन्योर होगा। हो गया ऑप्शन। स्टेटमेंट सी देखिए ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। नहीं, ये जो है ये आपका चेंज होगा, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कितना आर्टिकल में आता है ये? कंसोलिडेटेड 266 कंसोलिडेटेड आता है प्लस पब्लिक अकाउंट भी आता है। हो गया। और जो कंटिजेंसी कितना आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 267 में आता है। ध्यान में रखिए, बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी फिर भी ध्यान में रख लीजिए। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें मनी आता कैसे? जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सब उसी में ही जाता है। और जो भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका जो भी कुछ भी एक्सपेंस होगा, जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया या फिर और भी कुछ अलाउंस होता है, सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाता है। हो गया। ये आपका नहीं होगा, क्या होगा ये? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कौन सा आपका होगा जो सही आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन 3 जो ए एंड बी ओनली, ये दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 3 ये करेक्ट नहीं है। हो गया। तो आपका हो जाएगा, ये होगा सही आंसर ऑप्शन 3 ए एंड बी ओनली। हो गया। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चार ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 में नहीं है? पार्ट 3 में क्या होता है? पार्ट 3 में है क्या? फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट टू इक्वलिटी, कितना आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। हो गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन का कुछ भी रिलीजन आप प्रोफेस कर सकते हैं, कितना आर्टिकल में आते हैं? कितना आर्टिकल में? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक। और जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 29 से लेके आर्टिकल 30 तक। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये आपका कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 300A 300A में आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिख रहा है ऑप्शन 4। सॉरी, इसमें थोड़ा ऑर्डर में थोड़ा मतलब ये चेंज हो गया, ये CD होगा, DE हो गया, इसमें ध्यान मत दीजिए। आप क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये जो ऑप्शन 4 है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। क्यों? ये आर्टिकल 300A में 300A में, लेकिन हम लोग का जो फंडामेंटल राइट है कितना जाता है? 12 से लेकर 35 तक। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1978 जब 44 अमेंडमेंट के तहत इसको क्या किया गया ना, आर्टिकल कितने में था ये फंडामेंटल, जब फंडामेंटल राइट में था कितना आर्टिकल में था? 31 आर्टिकल में था। जब 1978 में क्या किया गया ना, 44 अमेंडमेंट किया गया, इसको 31 से लेके कहाँ पटक दिया गया?
300A में पटक दिया गया। तब से ये फंडामेंटल राइट से क्या चेंज हो गया, लीगल राइट, लीगल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के हिसाब से आपका इनमें से चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि उनको नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नोबल फीचर बोला जाता है। चार ऑप्शन दिया गया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, इमरजेंसी प्रोविजंस, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इनमें से आपका कौन सा होगा सही आंसर, जिसको ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा क्या बोला गया, नोबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये जो DPSP है किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और जो फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है, USA से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिया गया है, USSR से लिया गया है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिटी और व्हिच कमीशन। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी में दिया गया सोरेन सिंह कमेटी, ऑप्शन सी में दिया गया पुंची कमीशन एंड ऑप्शन डी में दिया गया जस्टिस AK मेहता कमेटी। जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 1949 में, क्या हुआ ना, बहुत कुछ छूट गया था। जैसे कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी से के उनमें से वो क्या हुआ ना, वो छूट गया था। तो एक कमेटी बैठाया गया, सोरेन सिंह कमेटी। वो कमेटी क्या गया ना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे उनको ऐड करने में हेल्प किया। देखा किसके तहत, 42 अमेंडमेंट 1976, जिसको कि क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, बहुत सारा अमेंडमेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान में रखिए, बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन और पूछ भी सकता है आगे, छोड़िए इसको बाद में देखेंगे। तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है कब मतलब किस कमेटी के द्वारा ऐड किया गया था, सोरेन सिंह कमेटी। कब, 42nd अमेंडमेंट 1976। कितना ऐड किया गया था, 10 थे, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बट क्या हुआ ना, जब 86 अमेंडमेंट आया, 86 अमेंडमेंट 2002 में और एक ऐड किया गया, तो टोटल कितना हो गया, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। तो देखते हैं और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी। जो कमेटी बैठा था किस रिलेटेड था, पंचायती राज। और जो सोरेन सिंह कमेटी अभी तो आपको बताया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिलेटेड था। पुंची कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन। जस्टिस AK मेहता कमेटी किस रिलेटेड था, 7th पे कमीशन। जो 7th पे ऐड किया गया था, 7th पे रिलेटेड ये कमेटी उसी के लिए बैठा था। हो गया आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स, सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स फ्रॉम 21 ईयर्स, रिड्यूस्ड टू 18 ईयर्स एंड फ्रॉम 21 ईयर्स। जो वोटिंग एज था और 21 से 18 तक रिड्यूस कर दिया। कब, ऑप्शन ए में आपका 1988 है, ऑप्शन बी में 1989, ऑप्शन सी में आपका 1990 है, ऑप्शन डी में क्या 1991। आपका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर 1989 कि आपका जो वोटिंग एज था 21 से 18 तक रिड्यूस कर दिया गया। तो देखिए और भी क्या हुआ था उस दिन, 21 था आपका मतलब वोटिंग एज, रिड्यूस कर दिया गया 18 को, ऑब्वियसली आपका तो वोटर्स बढ़ जाएंगे ना, तो इसीलिए तब तक क्या हुआ था, जो इलेक्शन कमिश्नर था सिर्फ एक ही वर्ड था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन क्या हुआ ना,
1989 में इसको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमीशन रख दिए, 2 इलेक्शन कमीशन। क्यों? काम बढ़ गया तो उससे लोग भी बढ़ेंगे। इसको भी ध्यान रखिए, 1989 में ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इनको असिस्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमीशन ऐड किए थे। हो गया आज का वीडियो कंप्लीट। और मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखिए, मैं आपको PDF में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।